जी हाँ, तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो सुबह संसद की कार्रवाई से पहले आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा। जोशी ने कहा कि यह विषय प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग G20 में आ रहे हैं, जहां भी संभव होगा खाने में उनके लिए मिलेट से बना कुछ खाना भी जरूर रखा जाएगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो आज भी सदन में हंगामा बरपा रहा। राजस्थान के अलवर में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने खड़गे से माफी की मांग की, लेकिन माफी मांगने की बात तो दूर। खड़गे ने कहा कि जो बातें सदन से बाहर बोली गई हैं वो अगर यहां बोली जाएंगी तो बीजेपी को और दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आजादी के लिए लड़े वो माफी क्यों मांगे। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे को इतिहास की जानकारी नहीं है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल वर्सेस एलजी होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पार्टी को 15 दिन का समय दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। एलजी का कहना है कि केजरीवाल ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर पब्लिश करवाया। 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को दोषी पाया था। बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि आपने जनता के पैसे राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एसआईटी मामले की जांच की जाएगी। एसआईटी जो है वो मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी बजट सत्र के पहले अपनी रिपोर्ट भी दे देगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले को फास्ट ट्रैक में चलाकर आरोपी को सख्त सजा देने की मांग करेगी। फडणवीस ने कहा कि अब तक यह पाया गया है कि शिकायत वापस लेने के लिए श्रद्धा पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि एसआईटी मामला दर्ज करने में कथित देरी और श्रद्धा के पत्र वापस लेने और इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव होने पर भी जांच की जाएगी। और बिहार में अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पर कारोबारियों ने हमला कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर कारोबारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई। इसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को इलाके में उतारा गया। तत्काल 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। एक्शन में आई पुलिस ने जहां भी छापेमारी की वहां शराब हाथ लगी। छपरा में ड्रोन की निशानदेही पर छापेमारी हुई। पटना में शराब से भरी कार मिली। दरभंगा में भी शराब से भरी कार को जब्त किया गया। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। क्या सड़क दुर्घटनाओं के लिए कारों की सेफ्टी रेटिंग जरूरी नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी के चेयरमैन भार्गव साहब ने कारों में सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने की बजाय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कारों की सेफ्टी बढ़ाने पर फोकस देने की बजाय यह देखना होगा कि एक्सीडेंट होते क्यों हैं। उन्होंने जोर दिया कि गाड़ी की कंडीशन, हेल्थ, ड्राइवर की जानकारी और हालात भी देखने जरूरी हैं। उनका कहना है कि सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने से केवल गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। भार्गव से जब मारुति की कारों की सेफ्टी बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि NCAP सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फोकस सड़क दुर्घटनाओं की वजहों पर नहीं है। आपको बताएं कि हाल ही में ग्लोबल NCAP ने मारुति की 3 हैचबैक्स को सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दी थी। ग्लोबल NCAP ने मारुति की कारों को सेफ्टी सिस्टम और बुरे प्रदर्शन को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। हालांकि भार्गव ने कारों की सेफ्टी पर बात करने की बजाय NCAP रेटिंग को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। सड़क यातायात के नियम मजबूत करने पर आरसी भार्गव का बयान प्रैक्टिकल तो लगता है,
लेकिन क्या सेफ्टी का ठीकरा सड़क और कानून पर फोड़कर कार कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि कार सेफ्टी रेटिंग एक्सीडेंट के दौरान जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल क्रैश टेस्ट प्रोग्राम में यह देखा जाता है कि जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो उसमें बैठे लोगों को कितना नुकसान होने की आशंका है। कार को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के आधार पर 2 रेटिंग्स दी जाती हैं। टेस्टिंग के दौरान यह देखा जाता है कि कार में एडल्ट बैठा है तो दुर्घटना की स्थिति में उसे कितनी चोटें आएंगी, और यदि कोई बच्चा बैठा है तो उसे कितनी चोट पहुंचने की आशंका है। कारों की सेफ्टी टेस्ट करने के लिए क्रैश टेस्ट किया जाता है। इसमें कारों के एयरबैग्स, सेफ्टी बेल्ट, बैक सेंसर, स्पीड अलर्ट ऐसे तमाम फीचर्स की जांच की जाती है और फिर कार को 1 से लेकर 5 के बीच में सेफ्टी रेटिंग्स दी जाती हैं। कार सेफ्टी रेटिंग से ग्राहकों को समझने में सहूलियत होती है कि इन गाड़ियों में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है या नहीं। मसलन एयरबैग जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन कई सुरक्षा जरूरतों का अभाव भारत में बनने वाली गाड़ियों में पाया जाता है। आरसी भार्गव का कहना है कि यातायात नियमों को मजबूत बनाने पर फोकस किया जाए। ये एकदम सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कारों की सेफ्टी रेटिंग्स को हल्के में लिया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट होने की कई वजह हो सकती हैं। उसके लिए यातायात के नियम कड़े किए जाने चाहिए, लेकिन इस वजह से कार सेफ्टी के मानकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रोड सेफ्टी एनजीओ ट्रैक्स के फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से मारुति की ओर से ये जो क्रैश सेफ्टी नियम हैं, एक तरह से इस पूरे की पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ एक बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं साहब कि हमारी तो जो सस्ती कारें हैं वो महंगी हो जाएंगी, उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा, कारों की बिक्री पर असर पड़ेगा। ये चिंता जो है कार कंपनियों की होगी, वो अलग, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तानी ग्राहक जो है वो वाकई में पैसे देखता है? वो वाकई में ये देखता है कि उसे सस्ती कार मिले, सेफ हो या ना हो? दीपक जी, मैं थोड़ी सी अपनी जो हमारे इंडिया की जो कंडीशन है ओवरऑल उसके ऊपर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ भार्गव जी की बातों से कि हमारे यहाँ पर जो प्रायोरिटी अगर दी जाती है तो एक्सीडेंट्स में हम लोग लगभग 70% तक लगभग हमारे यहाँ पर 2 व्हीलर्स, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन की डेथ होती है। तो प्रायोरिटी कौन? नंबर 2, क्या 2 व्हीलर से एक छोटी सी ऑल्टो कार कितने % सेफ है? मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से पूछा, काफ़ी अपने सर्कल में पूछा कि अगर आप एक बच्चे को अपने को मोटरसाइकिल दिलवाना पसंद करेंगे या मारुति ऑल्टो, 99% ने बोला कि यस, मारुति ऑल्टो इज सेफर देन ए बाइक। तो सबसे बड़ी कीमत आती है कि क्या हम सब लोग एक एलीट वर्ग के हैं, कार वाले सारे, जो पूरा एक सेक्शन है जो कि हाई फाई और हाई वैल्यूएबल कार खरीद सकता है, कि 7, 8, 10 लाख से ऊपर की सारी कारें खरीद सकता है। नंबर 2 आता है सेफ्टी फीचर्स के बारे में। मैं ग्लोबल एनकैप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपकी जनता के साथ में। सेफ्टी जो क्रैश टेस्ट किया जाता है वो सिर्फ 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर किया जाता है, जिसमें सारे फीचर्स को उसमें देखकर रेटिंग दी जाती है। आपको लगता है कि फैटल एक्सीडेंट जो हमारे इंडिया में होते हैं वो 62 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होते हैं? हमारे यहाँ पर 50 के ऊपर 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 की स्पीड से कारें चलती हैं। तो मारुति की गाड़ियां तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे में भी अच्छी रेटिंग नहीं पा रही हैं। सर, दैट्स नॉट ए मैटर। मैं जो एक डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं ना इश्यू को, कि अगर हमारी सड़कों पर अगर किसी सड़क पर स्पीड लिमिट 80 है या 60 है तो वहां पर 100 या 120 या 110 की स्पीड से गाड़ी कैसे दौड़ती है? उसी में उनका जो कहना था कि इन्फोर्समेंट लेवल हमारे यहां इंक्रीज करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर जाता हूं कि हमारे हाईवे पर जो कि सिर्फ 3% शेयर रखते हैं ओवरऑल रोड नेटवर्क का, वहां पर 65% एक्सीडेंट्स और डेथ होती हैं। क्या वहां पर स्पीड लिमिट कम नहीं करनी चाहिए थोड़ी सी? नहीं, या फिर नहीं अनुराग जी, अनुराग जी, इन्फोर्समेंट लेवल जीरो अनुराग जी, आप देखिए, आप इस विषय में ज्यादा अधिक जानकार है मुझसे। आपका एक लंबा अनुभव है रोड सेफ्टी के ऊपर। देखिए, रोड सेफ्टी के ऊपर
सरकारी जो लापरवाही है, नियमों की जो अनदेखी हुई है, इससे कोई अलग राय नहीं रख रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि हमें अपनी इंडियन रोड कंडीशन सुधारनी होंगी, हमें अपने डिजाइन सुधारने पड़ेंगे, हमें अपनी अप्रोच में बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, मैं सिर्फ मारुति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भार्गव साहब ने तो अच्छा किया, बोल दिया, बाकी सब तो जुबान में जो है उनके शब्द नहीं आते, लेकिन दिल में उनके यही है कि आप रोड सेफ्टी के जब नॉर्म्स बढ़ाते हैं तो भाई कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, और कंपनियों की लागत बढ़ जाती है तो उनको लगता है कि एक खास तरह का जो उनका ग्राहक है वो छिटक न जाए उनसे, तो यहां पर सारा प्रॉफिट का खेल आ जाता है। मैं कह रहा हूं कि क्या कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के चक्कर में क्या कार सेफ्टी से मुंह मोड़ सकती हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मुंह नहीं मोड़ सकती हैं, लेकिन एक मैं जो डेवलपमेंट फेज की बात करता हूं, क्या आप सारे लोगों को 5 स्टार होटल में खाना खिला सकते हैं? नंबर 1, क्या आप सभी लोगों को बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं? तो उसी तरह से हर तरह का डेवलपमेंट एक फेजल डेवलपमेंट होता है, जहां पर कार का भी एक सेगमेंट रखा जाता है कि ठीक है 2 बैग वाली एक कार होगी, एक 4 बैग वाली होगी, एक 6 बैग वाली होगी। उसी तरह से सेफ्टी फीचर्स के फाइबर उनका कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग का भी एक फैक्टर वहां पर बहुत काम में आता है। अगर मेरी अफोर्डेबिलिटी सिर्फ 4 लाख की है तो मैं 4 लाख में अपने बच्चे को कार दिलाना या खुद को कार दिलाना पसंद करूंगा कि 4 लाख में कौन सी मिलेगी। हो सकता है कि मैं सेकेंड हैंड कार पर जाऊं तो वहां पर मुझे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री घर योजना की जो अनुराग जी मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, रखा जा रहा है उन सारी चीजों का। अनुराग जी मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ऑप्शन ही क्यों दे रहा हूं एक ग्राहक को कि वो एक दोयम दर्जे की कार खरीद, दोयम दर्जे से मेरा मतलब सेफ्टी फीचर्स को लेकर है, जो उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं थोड़ा रेट बढ़ा दूं अपना और ग्राहक को बोलूं कि उसको कॉन्फिडेंस में लूं, उसको ये कहूं कि देखिए आपकी सेफ्टी के लिए सरकारी जो मानक है उनका पालन करने के लिए मैंने सेफ्टी फीचर्स बढ़ाए हैं, कृपया आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दें। अगर ग्राहक पैसा देने से मना करता है तब तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन ग्राहक के पास तो यहां ऑप्शन ही नहीं है ना, उसके पास तो अनसेफ कार पहुंच रही है। तो ये कंपनियां घर बैठे बैठे कैसे सोच रही हैं कि अगर वो 50-60 हजार या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर, फीचर्स देकर उनकी कारें नहीं बिकेंगी। आप ऑप्शन तो दीजिए। नहीं सर, एक्शन मोस्टली सारी कंपनियां, हमारे गृह मंत्री हमारे परिवहन मंत्री जी भी काफी बार बोल चुके हैं, काफी मीटिंग्स हो रही हैं कॉर्पोरेट के साथ में, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाएं। लेकिन आप 0 to 100% सीधा नहीं कर सकते। आपको वहां कहीं ना कहीं अपनी लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बीइंग द नेचर ऑफ द कंट्री, हमारे यहां पर लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर जो गाड़ियां सेल होती है ना, वो इस 2 सेगमेंट के द्वारा। अनुराग भाई आप सही कह रहे हैं, वहां पर एक सेगमेंट रखना पड़ेगा हमको। अनुराग भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए एंट्री लेवल कारें हैं, 3.5, 4, 5 लाख की कारें हैं, अगर उनमें सरकार कहती है आप 2 एयर बैग्स लगाइए, एक एयर बैग का खर्चा कितना आ जा रहा है, कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है, 25-30 हजार। तो क्या आप ऑफर नहीं कर सकते हैं? आप सीधा उस सेगमेंट को ही क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा, जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कहते आए हैं कि आपको यूरोप में गाड़ी बेचनी है, आपको अमेरिका में गाड़ी बेचनी है, तो आप फुल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ वहां पर गाड़ियां बेचते हैं, लेकिन भारत में आप उतनी सेफ गाड़ियां बेच नहीं रहे। मैं यहां पर एक बात एड ऑन करना चाहूंगा। जी हाँ, मैं यहां पर एक बात एड ऑन करना चाहूंगा कि आप जब हम अपने आप को यूरोप के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो एक चीज भूल जाते हैं कि वहां पर 2 व्हीलर सेगमेंट है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो जब वहां पर सबसे मोस्ट वुल्नरेबल गाड़ी की बात आती है तो वो वहां पर कार होती है। हमारे यहां पर जब मोस्ट वुल्नरेबल गाड़ी की बात आती है तो हमारे यहां 2 व्हीलर होता है। सिर्फ नकल करने से वहां की के यहां पर सिर्फ वहां पर लागू है, इसलिए यहां पर भी होना चाहिए नेचुरली। जैसे कि मैंने बोला कि एक फेजल डेवलपमेंट, फेजल सेफ्टी भी वहां पर रिक्वायर्ड है। जिसको ज्यादा सेफ्टी चाहिए वो ज्यादा सेफ्टी ले, जिसको कम सेफ्टी चाहिए वो कम सेफ्टी ले। बट अनुराग जी, पर यातायात नियमों का पालन सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश में। एब्सोल्युटली सर, वो तो होना ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल 100% यातायात नियमों का पालन, रोड सेफ्टी, रोड डिजाइनिंग, इस पर तो ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट मुझे एक चीज समझाइए अनुराग भाई, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, अगर यूरोप और अमेरिका की सड़कें हमारे सड़कों के मुकाबले ज्यादा सेफ हैं,
फिर भी वहां पर मैंडेटरी है कि आप सेफ गाड़ी लीजिए जो बुनियादी रूप से सेफ्टी फीचर्स से इक्विप्ड है। क्या हमारे यहां ज्यादा जरूरत नहीं है? एक तो हमारे यहां रोड खराब, ऊपर से हमारी डिजाइनिंग भी खराब, और उसके ऊपर कंपनी कहती है कि साहब हमको तो सस्ती गाड़ी बेचनी है तो सेफ्टी फीचर्स हटा दो। तो हमारे यहां क्या ज्यादा जरूरत नहीं है? सर ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें बेसिक प्रायोरिटीज जो टॉप मोस्ट जो ऑल द रीजंस हैं, सारे रीजंस के ऊपर ध्यान एक साथ देना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि हमारे 99% रोड्स डिफॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, जिनकी वजह से चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ते हैं। तो हमें ओवरऑल रखना पड़ेगा। नेचुरली हमें सड़कों पर भी ग्रेड सिस्टम लागू करना पड़ेगा, हमें इन्फोर्समेंट लेवल पर भी ग्रेड सिस्टम लागू करना चाहिए, हमें कार के ऊपर भी, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। एक ओवरऑल सिस्टम के ऊपर हमें करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर को आप मारे जाओ और गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी बुराइयां हैं उनको बढ़ाए जाओ। नहीं सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट वर्सेस, नहीं सर, यहाँ पे तो गवर्नमेंट वर्सेस नहीं दिखाई देता। नहीं सर, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट तो हो ही नहीं रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि देश के विकास में हमारा जो ऑटो सेक्टर है उसका कितना योगदान है। कोविड के बाद जब ऑटो सेक्टर ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो पूरा देश मुस्कुराया। हम आज भी कहते हैं कि हमारा ऑटो सेक्टर तो वर्ल्ड को लीड करने की ताकत रखता है, और हम बहुत बहुत आशाएं रखते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारा ऑटो सेक्टर आगे बढ़े। लेकिन मैं वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। वस्तु स्थिति यही है जो आप भी कह रहे हैं कि हमारी इंडियन रोड कंडीशंस एक तो वैसे ही खराब हैं। क्या हमें, जब हमें मालूम है कि एक कार जो कि यूरोप की सड़क पर निकली हुई है, एक कार जो कि अमेरिका की सड़क पर निकली हुई है, और एक कार जो कि भारत की सड़कों पर निकली हुई है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भारतीय कार के होंगे, तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इस कार को ज्यादा मजबूत बनाऊं? जब तक कि वो रोड सेफ्टी नॉर्म्स पूरे होंगे, सरकार उसके नियम बनाएगी, उसके लिए जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन तब तक क्या हम बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं? थोड़ा पैसा लगेगा, हम फ्री में देने की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन ग्राहक को कॉन्फिडेंस में लीजिए ना आप। कौन ग्राहक है जो बोलेगा कि नहीं साहब मुझे ऐसी गाड़ी दीजिए जिससे मेरी दुर्घटना होने की संभावना हो? क्या पता उसके पैसे देने के वो इच्छुक हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन ही नहीं देंगे, वहां पर मेरा सवाल है अनुराग जी। सर सारे ऑप्शन, मेरे को जो लगता है ना कि हर कार कंपनी इस समय इंडिया में जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। हाई सेगमेंट कार्स भी हमारे पास हैं, लेकिन जो सेफ्टी फीचर्स की बात आती है तो वहां पर नेचुरली वहां पर एड ऑन होना चाहिए। 2 एयर बैग की जगह पर 4 एयर बैग मिनिमम की बात चल रही है। दैट इज वेरी मच परफेक्ट कि 4 एयर बैग होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट की हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने लोअर मिडिल सेगमेंट वहां पर, क्योंकि यू कैन नॉट फिनिश द लोअर मिडिल एंड मिडिल सेगमेंट, नहीं यू सर, कैन नॉट थिंक अबाउट ओनली द हायर सेगमेंट। नहीं सर, देखिए एक चीज मैं कार कंपनियों से भी पूछना चाहता हूं कि वो हर बात को सिर्फ लग्जरी वर्सेस एंट्री लेवल कार में क्यों? क्या एंट्री लेवल कार को अगर आपने सेफ बना दिया तो क्या वो लग्जरी की श्रेणी में आ जाएगी? क्या सेफ्टी लग्जरी है हिंदुस्तान में? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या आप सेफ्टी फीचर से लोडेड, आपने बिल्कुल ठीक सेफ्टी फीचर से लोडेड एंट्री लेवल कार की बात कर रहा हूं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 लाख की गाड़ी में आप एयर बैग्स लगा दीजिए, सेफ्टी फीचर्स लगा दीजिए तो वो 10 लाख के पार हो जाएगी। मैं लग्जरी सेगमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। जो लग्जरी सेगमेंट की कारें हैं उनके लिए ऑप्शन है लोगों के पास। मैं तो जो एंट्री लेवल की हैं, जो कि सबसे ज्यादा वनरेबल हैं एक्सीडेंट होने के और उनसे होने वाली जो फैटिलिटीज हैं, उसके लिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। अनुराग भाई सर, आप दीपक जी आपने बिल्कुल सही बोला। एंट्री लेवल पर जो है ना, आज 4 एयर बैग के साथ में ऑलरेडी गाड़ियां आ रही हैं। अब जो न्यू सेगमेंट आ रहा है उसके लिए कोई टेस्टिंग एंड कुछ उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है किसी मैन्युफैक्चरर को इंडिया में। प्रॉब्लम तो हो रही है ना सर। साथ में जो और भी बयान आ गए आपके सामने। जब एनकैप की रेटिंग आई थी, मारुति की ओर से बयान आया था, आज भी भार्गव साहब ने कहा, और मैं तो कह रहा हूं धन्यवाद देते हैं भार्गव साहब को, तो उन्होंने कम से कम मुखर होकर बोला तो सही। बाकी कंपनीज तो बोल भी नहीं रही हैं, लेकिन उनके मन में तो यही चल रहा है ना सर कि अरे आप कहाँ, हमारी जो एंट्री लेवल कारें थोड़ी महंगी हो जाएंगी, हमारे ग्राहक छिटक जाएंगे, आप इससे अच्छा जो है वो रोड सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्या सही लगती है आपको?
नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एंट्री लेवल जो आपने एक मुद्दा उठाया ना, दैट इज वेरी ट्रू कि एंट्री लेवल कार्स में वो फीचर्स होने चाहिए जी। और शायद मेरे को लगता है कि अब कार्स मैन्युफैक्चरर्स जो है वो जो नॉर्मल फीचर्स है ना वो सारे लेकर आ रहे हैं कि 4 एयरबैग वाली भी बात आई, 4 एयरबैग वाली बात आ रही है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह है, तो वो सब में कारों में आ रहा है। लेकिन जो वेरिएंट वाली बात आती है कि हर कंपनी 8 से 10 वेरिएंट हर मॉडल का रखती है, नेचुरली वहां पर सेफ्टी सिर्फ एयरबैग, सीट बेल्ट या एंटी या ब्रेकिंग सिस्टम, लॉकिंग सिस्टम यही नहीं है। कार में बहुत ज्यादा और भी डिमांडिंग चीजें हैं कि कार का फाइबर क्या है, कार की बॉडी क्या है, कार का चेसिस कितना मजबूत है, उन सारी चीजों को मिलाकर ये रेटिंग दी जाती है। और तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें इन्फोर्समेंट पर रियली ध्यान देना पड़ेगा कि जो सड़क डिजाइन के अकॉर्डिंगली 70 या 80 की है वहां पर हम 50 की स्पीड रखें। लेकिन जो कार ऑलरेडी अगर एज ए कार यूजर अगर मैं 60 पोस्टेड स्पीड की जगह पर 70, 80, 90 की कार रफ्तार से दौड़ा रहा हूं, मैं साइरस मिस्त्री जी की बात करता हूं, वहां पर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, वो कार 110 पर कैसे चल रही थी? बिल्कुल। क्या उस कार में डेथ नहीं हुई? एब्सोल्युटली। तो दूसरा कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल ध्यान रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी जो डेथ हो रही है, दूसरा इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया का हाईवे, बिल्कुल आपसे हमारा चर्चा का मकसद में या दोनों लेन में नहीं चलते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आपसे चर्चा का मकसद हमारा यही था कि दोनों पक्ष आए। इंडियन रोड कंडीशन डिजाइनिंग और रोड के जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई नकार नहीं रहा है। जी बिजनेस हमेशा इस बात की वकालत करता रहा है कि इंडियन रोड कंडीशन सुधरनी चाहिए, हमारी जो डिजाइनिंग है उसमें अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो ये बहस चली है कि साहब आप रोड कार सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि एनकैप के नियम अभी तो वॉलंटरी हैं लेकिन बाद में वो शायद मैंडेटरी भी हों। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो कार या कार मैन्युफैक्चर कंपनीज की ओर से जो बयानात आए हैं, खासतौर से एससी भार्गव साहब का, उस संदर्भ में हम जो बातचीत कर रहे थे। परिवर्तन दोनों जगह अपरिहार्य हैं, बहुत ज़रूरी हैं। रोड कंडीशंस तो सुधरने ही होंगे, ये तो अपरिहार्य है, ये तो सुधारना ही होगा सरकार को आज नहीं तो कल। और जब तक इन रोड कंडीशंस में सुधार नहीं हो जाता है, हमें उतनी ही सेफ कार्स की भी आवश्यकता है ताकि दोनों ओर से एक आम पैसेंजर की सेफ्टी सुरक्षित हो सके। थैंक यू सो मच अनुराग जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, कोरोना की चर्चा भले ही कम हो गई हो लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है और जीता जागता उदाहरण है चीन। और चीनी नहीं, चीन और जापान जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत भी अब सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को आज चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क किया गया है। राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ये TTT का जो फॉर्मूला याद कीजिए, आज से 2 साल पहले सरकार ने कहा था कि 3T पर याद रखिए, तो वही स्थिति कहीं दोबारा ना आ जाए, इसलिए सरकार भी समय रहते अब सतर्क हो गई है और राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की हिदायत दे रही है। इस नीति को अपनाने की सलाह आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से राज्यों को दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो नए वेरिएंट को लेकर जानकारी साझा करेगी। सरकार ने जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। तो कोरोना के एक बार फिर से कई देशों में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर है तो वो है चीन का। चीन में एक बार फिर कोहराम मचा हुआ है, यहां कोरोना फिर वापसी कर चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं हैं, जहां हैं भी वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी अनवेरिफाइड वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। कुछ वीडियोस में कोरोना के शिकार हुए मृतकों के शव भी दिखाए जा रहे हैं। चीन की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े पेश किए गए हैं उनके मुताबिक सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई, सिर्फ 2। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं उससे हालात बदतर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगलडिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियो शेयर किए हैं। इनमें अस्पतालों, शमशान घाटों और मेडिकल स्टोर्स के हालात चिंताजनक दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में 3 महीने में
चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। उन्होंने चीन से कोरोना के दुनिया में दूसरी जगहों पर पहुंचने का खतरा भी जताया है। एरिक फेगलडिंग ने चीन की सरकार को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार पर आरोप लगाया है कि यहां की सरकार लोगों को बचाने पर ध्यान नहीं दे रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह है एक झटके में जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर देना। आपको बताएं कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन ने काफी सख्त नियम अपनाए हुए थे। लोगों को जबरदस्ती टेस्टिंग और क्वारंटीन के कड़े नियम अपनाने को कहे गए थे। चीन की इस जीरो कोविड पॉलिसी से वहां के लोग इतना परेशान हो गए कि वो सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए चीनी सरकार ने आनन फानन में जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से खत्म कर दी। इससे हुआ ये कि ज्यादातर लोगों में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हुई ही नहीं और एकदम से यहां कोरोना के मामले बढ़ने लगे। एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर ये कर रहे हैं कि चीन में उठी कोरोना की लहर पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से चुनौती खड़ी कर सकती है और एक बार फिर चीन दुनिया भर में कोरोना का खतरा खड़ा कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ कोविड-19 रिसर्चर और फिजिशियन डॉक्टर धीरज कौल फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम श्योर सर कि वहां पर भी क्लोज लुक रखा जा रहा, क्लोज वॉच रखी जा रही होगी चीन के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। फिलहाल आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है चीन को लेकर? जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हालांकि वो अपुष्ट हैं, इसकी पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि हम पिछले साल भी कई बार आप ही के शो पे डिस्कस किया था चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसका बेसिकली मूलतः कंक्लूजन ये था कि पेशेंट को वायरस को इंसान तक पहुंचने ही ना दिया जाए, जो कि एक बहुत ही वायरुलेंट वायरस जो बहुत संक्रामित होता है वो करना एक नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। और उसका एक दूसरा इश्यू आता है, वो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जो सबसे इफेक्टिव वे ऑफ थेरेपी है या प्रिवेंशन है, जिसमें एक आप समझिए घातक वायरस ओमिक्रॉन जैसा जब एक से दूसरे से 5 से 15 लोगों तक पहुंचता है तो उससे कैसे उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। और हम ये अब क्लियरली हमारा डाटा दिखाता है, क्योंकि मैं डाटा में हूँ, कि जो नेचुरल इम्यूनिटी वायरस मिलने के बाद आती है वो कहीं सुपीरियर है एज कंपेयर टू वो इम्यूनिटी जो कि हमें इवन वैक्सीन के बाद आती है। ये बहुत स्टडीज ने दिखाया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीन मिलने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट हमें वायरस से होते हैं, मोर्टेलिटीज होती हैं, उससे हम बच जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा, ओमिक्रॉन ने सबको ये दिखाया है कि वो काफी लेस वेरुलेंट वायरस है। हाँ, अगर आप बीमार हैं, आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो एक अलग कंसर्न आता है। लेकिन चाइना के अंदर 3 बहुत बड़े इफेक्ट्स हुए हैं। नंबर 1, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें 5-6 हजार वर्कर हो, अगर एक भी बीमार आता था वो उसको बंद कर देते थे। और चाइना की पूरी इकोनॉमी वो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो उनके ऊपर इकोनॉमिकल बहुत बड़ा इससे मार हुआ है। तीसरी बात, क्योंकि कोविड के बाद जब रिकवरी हुई, आप फाइनेंस चैनल है, आप तो जानते हैं, रिकवरी बहुत तेज हुई और डिमांड सर्ज बढ़ा, लेकिन सप्लाई नहीं है और इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो अब दुनिया के सब देश जीरो कोविड पॉलिसी से हटे, लेकिन वहां के प्रीमियर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाते हुए रिफ्यूज किया। उसके बाद अब दुनिया को ये समझ आया कि हम एक ही देश के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। आज की डेट में चाइना की तरफ जाते हुए ऑर्डर्स बहुत ही तेजी से कैंसिल हो रहे हैं और दुनिया के दूसरे डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नेशंस की तरफ वर्ल्ड देख रहा है, वेस्ट देख रहा है, जहां पे उसे मैन्युफैक्चरिंग हब मिले, जिसमें भारत एक लीडिंग कंटेंडर है। लेकिन चीन में गड़बड़ कहाँ हुई डॉक्टर कौल? चीन में गड़बड़ कहाँ हुई? बताया ये भी जा रहा है कि चीन में बताया ये जा रहा है कि उनकी एक तो जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से फेल हुई। दूसरा बताया जा रहा है कि शायद ये कोई नया ही ऐसा वेरिएंट है जो वहां पर विकराल रूप। दिक्कत कहाँ है चीन में अचानक से ये जो बढ़ते हुए मामले? देखिए, 2 चीजें आपने बहुत अच्छे से पॉइंट की। एक तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेचुरल इम्यूनिटी लोगों तक एक्सपोजर वायरस का पहुंचा नहीं। तो जो लोगों, पहली बात वो नहीं पहुंचा। दूसरी बात, वहां वैक्सीनेशन की दर, पहली शॉट 90% लोगों, कम प्रतिशत लोगों को लगा है। और ये डाटा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चाइना की गवर्नमेंट लीगली पब्लिक में अवेलेबल कराती है, जो कि हम बहुत ही एक तरीके से उसे स्पेक्टिकल नजर से देखते हैं। वहां तक अभी तक सिर्फ 5600 मौतें हुई हैं।
जब से कोविड शुरू हुआ है, जो हमारे लिए बहुत हार्ड टू बिलीव है, लेकिन वही डाटा वहां से बाहर आता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें जो नेचुरल वायरस है ओमिक्रॉन, वो स्प्रेड नहीं हुआ। नंबर 3, आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि अभी चाइना के अभी हम यहाँ वर्ल्ड की सबसे टॉप नॉच हेल्थ जर्नल है जिसे नेचर बोलते हैं, वहां पे एक आर्टिकल भी था मई के महीने में, जिसने क्लियरली दिखाया कि जब चाइना अपनी कोविड 0 पॉलिसी से हटाएगा, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर है और वो अपने क्लाइंट्स को लूज कर रहा है, तो वो हटा रहा है। जैसे ही वो हटाएगा तो वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा और अब चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, लोग घरों में जाएंगे और एंटिसिपेटेड है कि तकरीबन 114 मिलियन नए केसेस आने लगेंगे एवरी क्वार्टरली, मतलब आप समझिए हर कुछ हफ्तों के अंदर। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और आईसीयू जो उनकी अभी तक कैपेबिलिटी है 15.6 टाइम्स हायर कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आईसीयू की। और आईसीयू एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती हैं जो ओवरनाइट उसको हाइप करना बहुत मुश्किल है। हमने भारत में भी देखा, अमेरिका में भी देखा। तो चाइना के सामने बहुत बड़े संघर्ष अभी आते हुए हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। चाइना तो अभी जो संघर्ष कर रहा है, अब तो उसकी नियति ये होनी थी जब इस तरह के काम उसने किए। मेरे को ये बताइए डॉक्टर कॉल, क्योंकि अब भारत में भी आज स्वास्थ्य सचिव साहब ने जो है वो टेस्ट ट्रीट और ट्रैक का जो नीति थी हमारी, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए कह दिया है, राज्यों से सतर्क रहने के लिए कह दिया है। अब चाइना में कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से भारत में चिंताएं बढ़ना लाजमी है, लेकिन भारत के लिए क्या कोई खतरा है? कुछ मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, डिमांड्स ये भी होने लगी हैं कि जब चाइना से आने जाने वाली फ्लाइट से उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो क्या भारत के लिए कुछ खतरा देख रहे हैं आप डॉक्टर कॉल? देखिए, जो आपने, मैं पहले आपके एक पॉइंट पे आऊंगा, जो आपने पॉइंट आउट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अभी ग्लोबली हम कम लोग बात कर रहे हैं। क्या एक नया वेरिएंट वहां पे सर्ज हो चुका है जो कि ये फैला रहा, या फिर, क्योंकि ये मत भूलिए कि इतनी बड़ी चाइना की आबादी 1.4 बिलियन है और जब वो लोग आपस में मिक्स करेंगे तो नए वेरिएंट बनने का भी खतरा है। तो इस नए सर्ज से ऐसे लोग जिनके पास इम्यूनिटी नहीं है, उनके पास वायरस आएगा, उनकी बॉडीज में ज्यादा देर रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा और नया वेरिएंट बना सकता है। उसके बहुत बड़े चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी एक वेरिएंट नहीं बन चुका है जो सर्च कर रहा है, अभी तक जो चाइना से डाटा आ रहा है वो नया वेरिएंट वो नहीं बोल रहे कि वो कह रहे हैं ये ओमिक्रॉन ही है। आपके सवाल पे आते हुए, आई थिंक चाइना से आने फ्लाइट्स के ऊपर मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये वो लोग नहीं है जिनके पास इम्यूनिटी है। उनकी जो वैक्सीन थी साइनोवैक, जो लोकली डेवलप्ड वैक्सीन थी, उसकी एफिकेसी पे बहुत बड़े सवाल हैं। मैटर ऑफ फैक्ट कई रिपोर्ट्स तो ये दिखाती हैं कि चाइना की खुद की सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो वैक्सीन कितना अच्छा काम कर पाएगी, इसीलिए जीरो कोविड पॉलिसी को उन्होंने इतना आगे तक खींचा। और उन्होंने पहले ही यू टर्न ले लिया था फाइजर, मोडेर्ना और बहुत अच्छी कंपनियों से वैक्सीन ना लेने का डिसीजन लेके। तो अभी वो बोट सेल कर चुकी है। तो ये बहुत टफ टाइम रहेगा चाइना के लिए और ऑब्वियसली वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस और भी इंटरप्ट होने की अब संभावना लग रही है। जो फैक्ट्रीज रीओपन हो रही है, फिर जब ऑफिस के अंदर लोग जाएंगे, सर्च होंगे, अभी ये इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी हटाई है, तो वो जो स्पाइक आएगा उसके बाद इनको रिवर्ट करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी, जिससे और डिसरप्शन आ सकता है। तो टफ साइंस आर हेड और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा डिसीजन लेगी अगर इसके ऊपर एक अच्छे से टैप रखेगी और ट्रैक भी करेगी। बिल्कुल सर, और हमारे पास बहुत कड़वा लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव है। हम उम्मीद करते हैं कि उस अनुभव को प्राप्त करते हुए हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उस अनुभव से सीख लेते हुए हम भी वक्त पर सही कदम उठाएंगे, क्योंकि बगल में चीन में अगर इस तरह के हाहाकार हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंताएं हमारे लिए भी बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज कौल, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। चलिए एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। आज हुई सेबी बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बाईबैक नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली है। एक दिन पहले तक बाईबैक प्राइस बढ़ा सकते हैं और 18 दिन में बाईबैक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। और यही नहीं, एक्सचेंज रूट के जरिए बाईबैक को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। सेबी ने आज एक्सचेंज सहित सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों को भी मजबूत किया है। विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय जी, सेबी बोर्ड बैठक में और क्या क्या अहम फैसले लिए गए? सेबी बोर्ड ने कई सारे अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है बाईबैक नियमों में बदलाव।
बायबैक नियमों में बदलाव के तहत ये मंजूर किया गया है कि 2025 तक जाकर स्टॉक एक्सचेंज के रूट के जरिए जो बायबैक है उसको ख़त्म किया जाएगा और टेंडर ऑफर का जो रूट है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि साल में जो 2 बार बायबैक लाने का और साथ ही जो 40% तक टेंडर ऑफर रूट के जरिए रकम पेड अप कैपिटल रिजर्व के बराबर लाई जा सकती है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि इस पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को फैसला लेना है। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो डिपॉजिटरीज हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं और एक्सचेंजेस हैं, यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जिसे कहते हैं, इनमें गवर्नेंस के नियम जो है वो दुरुस्त करने की पर जो डिस्कशन पेपर आया था उसको मंजूरी दे दी गई है और इसके ज़रिए ये पक्का किया जाएगा कि वहाँ पर गवर्नेंस की जो दिक्कतें हैं वो सारी दूर की जा सकें। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला है वो ये है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं, टू बिग टू फेल जिनको कहा जाता है, उनके लिए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा लाया जाएगा ताकि जो उनके पास बहुत सारा रिस्क जो हो रहा है क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इसलिए उनके ऊपर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, उनकी जोखिम की व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि वो अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके ताकि वो फेल ना हो और जो पूरी व्यवस्था है उसको बिगाड़े नहीं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं उसमें जो एक्सिक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का कंसल्टेशन पेपर आया था, मतलब जो लोग डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं वो किसी इंटरमीडियरी के पास नहीं जाते हैं या किसी ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं, उनके जो हित हैं अब वो ज़्यादा सुरक्षित हो सकेंगे क्योंकि एक्सिक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का जो नियम आएगा उसमें उनकी जो शिकायतें दूर करने की व्यवस्था है और बाकी जो सारी उनकी दिक्कतें होंगी वो सारा सब कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे ब्रोकर्स के यहाँ तकनीकी खराबी आती है तो वो फंस जाते हैं, तो उस स्थिति से निपटने के लिए अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो डायरेक्टली एक्सचेंज के जरिए अपने सौदे काट सकें ताकि उनको नुकसान जो है उसकी वो कम से कम हो और या नुकसान ना हो, इसकी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा FPI के रजिस्ट्रेशन के नियम आसान किए गए हैं। इसके अलावा रीट्स और इन्वेट्स लाने वाली जो कंपनियां हैं उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दुरुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही ग्रीन और ब्लू बॉन्ड्स के पर जो कंसल्टेशन पेपर आया था जिसमें ग्रीन बॉन्ड्स के लिए दायरा बढ़ाने की बात कही गई थी और ब्लू बॉन्ड यानी समुद्र के रिसोर्सेज का दोहन करने के लिए अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो ब्लू बॉन्ड के जरिए ला सकेंगे, इसको भी मंजूरी मिली है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल मुंबई के एक चौंकाने वाले मामले में एक कफ सिरप देने के कुछ ही देर बाद 2.5 साल के एक बच्चे की सांसें करीब 20 मिनट तक चली गई। हालांकि डॉक्टरी उपचार और CPR देने के चलते बच्चे की हार्ट बीट वापस आई। फिलहाल डॉक्टर्स बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की सलाह दे रहे हैं। ठंड बढ़ते ही सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ जाता है, साथ ही बढ़ जाती है कफ सिरप की बिक्री। लेकिन ताजा मामला मुंबई से है जहां 2.5 साल के एक बच्चे को कफ सिरप दे दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही बच्चा बेहोश हो गया, उसके दिल की धड़कन भी बंद हो गई। बच्चे की सांसें 20 मिनट तक थमी रहीं। बच्चे को तत्काल डॉक्टरी उपचार और CPR दिया गया। CPR ने असर दिखाया, लेकिन बच्चे को आंखें खोलने, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट वापस पाने में 17 मिनट लग गए। बच्चे की बेहोशी को लेकर कई तरह की जांच की गई, लेकिन डॉक्टर्स को कफ सिरप के अलावा कोई दूसरा कारण फिलहाल नजर नहीं आया। बच्चे को जो कफ सिरप दिया गया था क्लोरोफेनरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन था। अमेरिका में इस कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप दवाओं पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल नहीं करने संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य है। जाहिर है डॉक्टर भी बच्चों को ऐसी दवाएं नहीं लिखते। वहीं ब्रिटेन में भी बच्चों को कफ सिरप देने को लेकर कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जहां 6 साल तक के बच्चों के लिए क्लोरोफेनरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंपाउंड से बने कफ सिरप देने पर पाबंदी है, जबकि भारत में इस तरह का कोई नियम कायदा नहीं है। एक तो ऐसे कफ सिरप ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाते हैं। देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स भी बच्चों के लिए इसे लिख देते हैं। वहीं कुछ कफ सिरप का एक मेजर सप्लीमेंट कोडीन भी होता है। अधिक मात्रा में कोडीन लिया जाए तो यह दिमाग पर असर डाल सकता है और इससे नींद ज्यादा भी आती है। कई बार इससे एंजाइटी और डिप्रेशन की भी शिकायत होती है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद इस तरह की दवाएं अब ओवर द काउंटर मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का कहना है कि जहां तक संभव हो बच्चों को खांसी की दवाई नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कफ सिरप
खांसी को दबा देते हैं और अगर ज्यादा खांसी है तो बच्चे को एलर्जी के लिए एंटी हिस्टामाइन युक्त खांसी की केवल एक खुराक दी जा सकती है। आयुर्वेदिक उपचारों के तहत बच्चों में खांसी होने पर इन्हें हल्दी या शहद युक्त दूध या फिर घर पर बने तुलसी का काढ़ा देने का भी प्रचलन है। कहा जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। फिलहाल बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने से अच्छा है कि कोल्ड ज्यादा होने पर डॉक्टर को दिखाएं, न कि खुद डॉक्टर बन जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली समेत कई राज्यों में धुंध भी छाई हुई है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। लोगों को घरों से दफ्तर पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। यूपी, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। अमृतसर, गंगानगर, पटियाला, दिल्ली और लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर तक दर्ज की गई। कोहरे की वजह से हवाई उड़ानें भी काफी प्रभावित हुई। इसकी वजह से यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भीषण सर्दी का सितम जारी है। कई हिस्सों में तापमान माइनस के नीचे पहुंच गया है। जबरदस्त ठंड से लोग बेहाल हैं। पर्यटकों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर। वादी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जन्नत में भीषण सर्दी, डल झील जमी। पहलगाम से श्रीनगर, ठंड का सितम। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जबरदस्त ठंड से जमी झील, कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा। तस्वीरें जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की हैं। पूरी घाटी इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। खून जमा देने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। कड़ाके की ठंड से दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील जमने लगी है, जिसके चलते हमेशा लोगों से गुलजार रहने वाले डल झील पर पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। श्रीनगर में -3.5 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.8 डिग्री तक पहुंच गया है। जबरदस्त ठंड का असर लोगों पर साफ दिख रहा है। लोग कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे हैं। कोई मजबूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलना ही मुनासिब समझ रहे हैं। श्रीनगर, पहलगाम ही नहीं, लद्दाख और लेह में भी 0 से -10.8 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये दुश्वारियां अभी कम होती नहीं दिख रही। एक फीबल WD है। मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन में आपको 3 डिग्रियां नॉर्मल से ज़्यादा आपका डे टेम्परेचर रहेगा अभी 25 तारीख तक, और नाइट में 2 से 3 डिग्रियां नॉर्मल से नीचे आपका टेम्परेचर रहेगा। कश्मीर में गलन भरी ठंड से लोग अभी से बेहाल हैं, लेकिन जैसे जैसे और बर्फबारी होगी, तेज हवाएं चलेंगी, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। बात बाजार की कर लेते हैं। सोमवार की तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट का मूड देखने को मिला। भारी उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 61,700 के पार बंद हुआ, तो निफ्टी 35 अंकों की गिरावट के साथ 18,400 के करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक 51 अंक टूटकर 43,350 के पार बंद हुआ। दोपहर में एक वक्त निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूट गया था, मगर निचले स्तरों से खरीद और शॉर्ट कवरिंग से अच्छी रिकवरी आई और बाजार भारी गिरावट से बच गया। आज पूरे दिन का एक्शन बता रहे हैं अरमान। मार्केट में आज जो शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई। उसी के साथ साथ जापान से जो खबरें आते हुए दिखी, उसका भी प्रेशर आपको आता हुआ दिखा, पर अंत में बंद होते होते आपको बढ़िया रिकवरी आपको इंडेक्स लेवल पर सभी इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे, वहां पे आपको बढ़िया रिकवरी जो है वहां पर आती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी लूजर्स की अगर आप सूची देखें तो उसमें आपको नाम दिखेंगे SBI लाइफ, आइशर मोटर, UPL और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पे आपको गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि अगर आप देखेंगे जो निफ्टी में रिकवरी आई है, उसमें दिग्गज नाम जिसे आए हैं, जिसमें TCS देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर से आपको अच्छा खासा जो है सपोर्ट आता हुआ दिखा, जो टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची में रहे। उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, फैक्ट पर अगर आप देखेंगे वहां पर 10% की
आपको बढ़त आती हुई दिखी। केम्प्ला सनमार में भी लगभग 9% के आसपास की बड़ी तेजी आती हुई दिखी। और अगर आप रेलवे स्टॉक की बात करेंगे तो IRFC फिर से फोकस में रहा, वहां पर भी आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखी। और यूको बैंक में अगर आप बात करेंगे हालांकि वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब उसके अलावा निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस, RVNL, मजगांव डॉक और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पे आपको अच्छी खरीदारी जो है आती हुई दिखी। और अगर टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको इंडियन ओवरसीज बैंक, एंजल वन, स्टर्लिंग एंड विल्सन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे वहां पर आपको गिरावट आती दिखी। ओवरऑल जो हमने स्टार्टिंग में करी थी वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। मार्केट बीच में सुस्त भी रहा थोड़े टाइम तक, उसके बाद अंत में आते आते आपको बढ़िया स्मार्ट रिकवरी वहां पर आती हुई दिखी। आज दुनिया भर के बाजारों में जो हलचल देखने को मिली उसके लिए काफी हद तक जापान के सेंट्रल बैंक की कमेंट्री भी जिम्मेदार रही। जैसा कि अरमान ने बताया, जापान के सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड यील्ड को लेकर बड़ी घोषणा की जिसका असर बाजारों पर दिखा। ये पूरा मामला क्या है, पूरी डिटेल ले रहे हैं मेरी सहयोगी नुपुर से। बिल्कुल सही कहा आपने। आज सुबह हमने शार्प रिएक्शन देखा था बाजार में और इसका रीज़न था जो कुछ आज जापान में हुआ, जो बैंक ऑफ जापान का स्टेटमेंट आया उसके बाद हमने इतना बड़ा रिएक्शन मार्केट में आज सुबह देखा था। ग्लोबल मार्केट्स में इसका ज़्यादा रिएक्शन आज हमने आते देखा था। क्या हुआ है, वहाँ पे एक सरप्राइज़ आया गया, जो यील्ड कर्व कंट्रोल होता है उसमें थोड़े से बदलाव किए गए। हालांकि जो वहाँ की शॉर्ट टर्म की इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी नेगेटिव में, लेकिन जो बैंड होता है यील्ड टारगेट का वो 0.5% से बढ़ाकर आधे % तक कर दिया गया। इसका काफ़ी बड़ा इम्प्लीकेशन मार्केट ने देखा है और हो सकता है आगे चलकर जो इम्पैक्ट आएगा उसके चलते हमने वो एक रिएक्शन देखा था। सबसे बड़ा रिएक्शन हमने देखा कि वहाँ की जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे एक उछाल दिखा था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो करीबन 20.5 बेसिस पॉइंट का उछाल वहाँ पे था। 0.455% तक ये बढ़ चुकी है और 2015 के हाईएस्ट लेवल पे थी। जो बॉन्ड मार्केट इतना डल दिखा जापान में, वहाँ पे एक शार्प रिएक्शन था। 20 साल की यील्ड भी देखे तो वो 1.18% से बढ़कर 1.25% होती नजर आई। अब ये क्या सेट करता है आगे चलकर, तो सबसे बड़ा मार्केट का रिएक्शन इसी वजह से आया था कि जो अल्ट्रा डविश जापान की पॉलिसी रही है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर वो अब थोड़ी चेंज हो सकती है। इस बदलाव से हो सकता है कि वो थोड़ी हॉकिशनेस की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं। जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो फेड की पॉलिसी हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी हो, हर किसी ने ये इंडिकेट किया है कि हॉकिशनेस कंटिन्यू रहेगी और जापान भी शायद उसी लाइन में आगे चल रहा है। इसलिए हमने ये इम्पैक्ट देखा। इन्फ्लेशन की बात करें जापान की तो अक्टूबर में करीबन 3.7% के आसपास था, 40 साल के ऊपरी लेवल पर है। और फ्राइडे के दिन नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। सेंट्रल बैंक ने कहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका टारगेट है कि इन्फ्लेशन 2% के आसपास उन्हें लेकर आना है। अब एक और रिएक्शन हमने देखा था करेंसी पर। येन में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी आज मार्केट में, काफ़ी बड़ा उछाल था। पूरे साल जो येन डल रहा, जो वीकनेस थी उसका रीज़न था कि जो सेंट्रल बैंक है वो डविश नेचर के साथ बैठी हुई थी। उनका कोई कमेंट या कोई कमेंट्री नहीं आई थी, उसी के चलते येन में कोई इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन आज जो उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट डाला, जो उनके बैंड बढ़ाई, उसी के चलते येन में रिएक्शन था। क्योंकि अब लोगों को मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ सकती है, अगर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो पॉलिसी में पता चलेगा, लेकिन अगर बढ़ती है तो उससे ग्लोबल मार्केट पर भी इम्पैक्ट होगा। अब ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो जापानीज़ इन्वेस्टर जो है, जो जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है, जहाँ के बॉन्ड मार्केट में फ़ायदा है, वहाँ पे अपने एसेट्स को एलोकेट करते हैं। अगर घरेलू बाजार में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो हो सकता है कि ग्लोबल से वो मनी पुल आउट करके, मनी निकाल कर जो उनके एसेट है वो रीअलोकेट उनके घरेलू बाजार में कर सकती है। तो एक शार्प रिएक्शन था येन में और बॉन्ड यील्ड में, क्योंकि उन्होंने जो यील्ड कर्व की जो रेंज है वो 0.25% से बढ़ाकर 0.5% अप कर दी गई है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये है कि आगे चल के हो सकता है, हालांकि ऐसा अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है जो डविश नेचर होता है पॉलिसी जापान का वो थोड़ा सा हॉकिशनेस की तरफ चला जाए। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।